Hello, hi, namaste. My name is Ashima Gupta and I welcome you to this amazing platform of Physics वाला. So आज की क्लास में बेटा हम सरफेस केमिस्ट्री रिवाइज करेंगे इन वन शॉट. अगेन पहले रिवीजन करेंगे, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं रिवीजन, क्योंकि उसको तुम मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है तुम लोगों को उसकी. सो सरफेस केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर एक्चुअली में बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. सबसे पहला पार्ट जो आपका चैप्टर के अंदर है दैट इज एड्सॉर्प्शन, दी फर्स्ट पार्ट, जिससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते भी हैं हमारे पास. एड्सॉर्प्शन के बाद सेकेंड पार्ट है चैप्टर के अंदर कैटालिसिस. ठीक है, कैटालिसिस जिसमें हम थोड़ा बहुत होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के बारे में बात करते हैं, और कैटालिसिस में ही फिर आपका आ जाता है एंजाइम्स का पोर्शन विच एक्ट्स एज बायोकैटलिस्ट, और लास्ट में आपका आता है पोर्शन कोलॉइड्स का. ठीक है, कैटालिसिस एंड एंजाइम कैटालिसिस एक ही पोर्शन में आ जाता है. कोलॉइड्स पे तो इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है. सो अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है, एक तो एड्सॉर्प्शन और एक आपका कोलॉइड्स में तो मतलब फिक्स ही है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ठीक है, सो पहले स्टार्ट करते हैं एड्सॉर्प्शन वाला पोर्शन. राइट, सो अगर हम एड्सॉर्प्शन वाले पोर्शन की बात करें इस चैप्टर में, सो यहाँ पर पहला जो सवाल आता है या पहली जो पोर्शन अराइज होती है दैट इज बिटवीन डिफरेंस बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन. राइट, सो पहला तो आ जाता है डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. सो मेजर डिफरेंस इन दोनों के अंदर क्या है बेटा, एड्सॉर्प्शन की बात जब हम करते हैं तो हम क्या बात करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे गेट एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड और अ सॉलिड, दे डू नॉट एंटर इनटू द बल्क. ये बल्क के अंदर नहीं जाते. ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहाँ पर रिटेन रहते हैं, आपके सरफेस पे रहते हैं, और इसीलिए हम बोलते हैं कि बेटा जो एड्सॉर्प्शन होता है डी वाला, ये आपका कैसा फिनोमिना होता है, सरफेस फिनोमिना होता है. कैसा फिनोमिना होता है, सरफेस फिनोमिना. जबकि एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, बल्क फिनोमिना. ये कैसा होता है, बल्क फिनोमिना. एड्सॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस पे रिटेन करते हैं, बल्क में नहीं जाते. एब्जॉर्प्शन में पार्टिकल बल्क के अंदर तक एंटर करता है. इसके अलावा एब्जॉर्प्शन जो होता है बेटा वो यूनिफॉर्म रेट पर होता है, यानी पार्टिकल जब बल्क में एंटर करता है तो वो यूनिफॉर्म रेट पे करता है. एड्सॉर्प्शन जो होता है वो शुरुआत में तो फास्ट होता है, क्योंकि शुरुआत में उसको सरफेस मिलता है, जगह मिलती है, वो फटाफट एड्सॉर्ब होता जाता है. बट जब इक्विलिब्रियम आने वाला होता है तो ये धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है. अब हमें तो एड्सॉर्प्शन पढ़ना है, तो एड्सॉर्प्शन में अगर हम डिटेल में बात करें बेटा, तो एड्सॉर्प्शन जो होता है इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं. जैसे सॉल्यूशन हम देखते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. सॉल्यूट वो होता है जिसको डिसॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट वो होता है जिसमें डिसॉल्व करते हैं. ऐसे ही एड्सॉर्प्शन में दो पार्ट्स होते हैं बेटा, एक होता है एड्सॉर्बेट और दूसरा होता है एड्सॉर्बेंट. ठीक है, सॉल्वेंट एड्सॉर्बेंट ऐसे याद रख लेना. एड्सॉर्बेंट जिस पर एड्सॉर्प्शन होता है, एड्सॉर्बेट वो जो एड्सॉर्ब होता है. राइट, जैसे मान लो कोई गैस आपकी चारकोल पे या किसी पर एड्सॉर्ब हो रही है, तो चारकोल आपका एड्सॉर्बेंट हो गया, वो जो गैस एड्सॉर्ब हो रही है वो आपकी क्या हो गई, एड्सॉर्बेट हो गई. ठीक है, सो जो पार्टिकल एड्सॉर्ब होता है दैट इज एड्सॉर्बेट. जिस सरफेस पर एड्सॉर्प्शन हो रहा होता है, एड्सॉर्बेट जहां पर जाकर एड्सॉर्ब होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, एड्सॉर्बेंट बुलाते हैं. ठीक है, इसके अलावा बेटा जब दोनों, व्हेन मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर रही हूं, व्हेन बोथ एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों जब साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस करे, व्हेन बोथ एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस simultaneously, then it is called as zorption. इस टर्म को हम क्या बुलाते हैं बेटा, zorption बुलाते हैं. वेरी कॉमन एग्जांपल इज, अगर आप चौक को, व्हाइट चौक को ब्लू इंक के अंदर डिप करोगे तो आप देखोगे जो इंक का ब्लू कलर है वो तो चौक के बाहर एड्सॉर्ब हो जाएगा,
बट जब आप चौक को अंदर से तोड़ोगे तो जो चौक होगी वो अंदर से गीली हो जाएगी। सो जो इंक के अंदर वाटर होता है वो चौक के बल्क तक एंटर करता है, एब्जॉर्प्शन, और जो इंक होती है वो सिर्फ चौक के बाहर रहती है। आप चौक अंदर से तोड़ोगे तो व्हाइट ही होती है, बट अंदर से गीली हो जाती है क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल उसके अंदर, पानी एंटर कर रहा होता है। सो एब्जॉर्प्शन भी हुआ, इंक सरफेस पे एब्जॉर्ब भी हुई, दोनों चीजें हुई, एब्जॉर्प्शन भी हुआ, एब्जॉर्प्शन भी हुआ, तो हम बोलते हैं कि क्या हुआ, जॉर्प्शन हुआ। इसको मैं डायग्राम से भी समझाने की कोशिश करूंगी आपको, ठीक है। मान लो ये कोई एड्सॉर्बेंट है, ये कोई एड्सॉर्बेंट है, ठीक है। अगर पार्टिकल सरफेस पे रिटेन है बेटा, पार्टिकल कहां पे रिटेन है, सरफेस पे है, तो इसको तो हमने क्या बुलाया, एड्सॉर्प्शन। इसको हमने क्या बुलाया, एड्सॉर्प्शन। और ये जो पार्टिकल है ये आपका क्या है, एड्सॉर्बेट है, ठीक है। अगर आपका पार्टिकल बेटा बल्क में एंटर करता है, ठीक है, अगर आपका पार्टिकल बल्क में एंटर करता है यानी अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है, जैसे आप कपड़े धोते हो तो पूरे कपड़े गीले होते हैं, पानी अंदर तक जाता है, ऐसा तो नहीं होता कपड़ा ऊपर से गीला अंदर से सूखा हुआ है, ऐसा नहीं होता। सो ये वाला फिनोमेना क्या होता है आपका, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जब दोनों प्रोसेस साथ में हो रहे हो, ठीक है, जब दोनों प्रोसेस साथ में हो रहे हो, यानी पार्टिकल, थोड़ी शेप समझ जाना, यानी पार्टिकल सरफेस पे भी है और बेटा पार्टिकल बल्क में भी है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमने क्या बुलाया, जॉर्प्शन, ठीक है। एक और टर्म अभी करेंगे क्योंकि ये आपका सवालों वाला एरिया, ठीक है। इसको हम क्या बुलाते हैं, जॉर्प्शन बुलाते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक टर्म की जिसको हम बुलाते हैं बेटा डीजॉर्प्शन। क्या बुलाते हैं, डीजॉर्प्शन। अगर मैं आसान भाषा में आपको इसको समझाऊं ना, तो डीजॉर्प्शन क्या होता है बेटा, रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन का उल्टा, यानी इट इज बेसिकली द रिमूवल ऑफ adsorbate from the surface of adsorbent, एड्सॉर्बेंट के सरफेस से एड्सॉर्बेट का रिमूव होना, रिमूवल होना। सो डीसऑर्प्शन बेसिकली क्या है, रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन का उल्टा। एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्बेट आकर एड्सॉर्बेंट पर एड्सॉर्ब होता है, डीसऑर्प्शन में हम क्या करते हैं, एड्सॉर्बेंट के सरफेस से एड्सॉर्बेट को हटाते हैं, रिमूवल करते हैं, ताकि एड्सॉर्बेंट के अंदर जो आपकी फ्री साइड्स होती है वो वापस से अवेलेबल हो जाए और आप फिर किसी और चीज को एड्सॉर्ब करा सको, किसी और चीज को रिमूव कर सको, वो सारी चीजें। जैसे आसान एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जो कोल माइंस के अंदर काम वगैरह करते हैं। सो कोल माइंस के अंदर बहुत हार्मफुल पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं। सो वहां पे जो काम करते हैं वो बेसिकली आपका एक गैस मास्क पहनते हैं, जिस गैस मास्क में चारकोल लगा होता है। तो चारकोल बेसिकली क्या करता है, वो जो पॉइजनस गैसेस है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, सो दैट द पर्सन इज नॉट इनहेलिंग द पॉइजनस गैसेस, राइट। सो अब गैस मास्क हर दिन नया 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 नहीं, तो उसमें हम डीसऑर्प्शन कर सकते हैं कि जो पॉइजनस गैसेस एब्जॉर्ब हुई उनको हमने रिमूव कर दिया एंड द गैस मास्क कैन बी यूज्ड अगेन आल्सो। सो दिस इज कॉल्ड डीसऑर्प्शन, ताकि आप एड्सॉर्बेंट को वापस यूज कर सको एड्सॉर्प्शन के लिए, इसीलिए हम डीसऑर्प्शन करते हैं। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट जो सवाल आता है कि जो आपका एड्सॉर्प्शन होता है, एड्सॉर्प्शन वो आपका कैसा प्रोसेस होता है, इट इज एन, चाहे वो अभी बात करेंगे फिजिसॉर्प्शन हो बेटा, चाहे वो केमिसॉर्प्शन हो, फिजिसॉर्प्शन या फिजिकल एड्सॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन केमिकल एड्सॉर्प्शन, दोनों ही केस में बेटा एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक ही होता है, यानी जो डेल्टा एच होता है एड्सॉर्प्शन का वो आपका कैसा होता है, नेगेटिव में होता है। ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं क्योंकि इस पर सवाल आता है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि मान लो कोई गैस एड्सॉर्ब हुई, ठीक है, कोई एड्सॉर्बेट जैसे कि कोई गैस, ठीक है,
किसी एड्सॉर्बेंट पर यानी कि किसी सॉलिड पर मान लो आकर क्या हुई, एड्सॉर्ब हुई, यानी क्या हो गया आपका, एड्सॉर्प्शन हो गया। यानी गैस बेटा सॉलिड के सरफेस पर आकर क्या हो चुकी है, एड्सॉर्ब हो चुकी है। पहले गैस फ्री थी, इधर उधर घूम रही थी, है ना। अब हमने क्या करा, गैस को सॉलिड के सरफेस पर एड्सॉर्ब करा दिया। तो होगा क्या, जो गैस है उसकी जो रैंडमनेस है, जो उसकी फ्रीडम थी, जो उसकी मूवमेंट थी, वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। और इसी को हम बोलते हैं बेटा डेल्टा एस, यानी जो चेंज इन एंट्रोपी होता है वो आपका क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है जब गैस सॉलिड पर क्या हो जाती है, एड्सॉर्ब हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, गैस पहले इधर उधर फ्री घूम रही थी, अब आपने उसको किसी के सरफेस पर एड्सॉर्ब करा दिया तो उसकी जो रैंडमनेस थी, जो मूवमेंट थी, जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस था, वो क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। यानी डेल्टा एस क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, चेंज इन एंट्रोपी। यानी डेल्टा एस कैसा चला गया, नेगेटिव में चला गया, कम हो गया। अब अगर हम चाहते हैं कि जो आपका एड्सॉर्प्शन है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो, तो हम यूज करते हैं बेटा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एस आपका कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया जब एड्सॉर्प्शन हुआ। टेम्परेचर तो आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। मान लो अगर हम रूम टेम्परेचर ही ले रहे हैं तो ये वाली चीज आपकी कैसी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव बेटा कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी ये वाली पूरी टर्म आपकी कैसी हो गई, नेगेटिव। पर बाहर नेगेटिव का साइन है, यानी ये पूरी टर्म बेटा कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। ध्यान से समझना, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। टेम्परेचर अगर हम 25 डिग्री ले रहे हैं, रूम टेम्परेचर ले रहे हैं, सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये टी डेल्टा इसका टर्म कैसा हुआ, नेगेटिव हो गया। ये नेगेटिव 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 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब अगर हम चाहते हैं कि बेटा जो एड्सॉर्प्शन है वो आपका कैसा प्रोसेस हो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, इट शुड बी नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव। अब बेटा ये पूरी टर्म तो पॉजिटिव है, अगर ये पूरी टर्म पॉजिटिव है और डेल्टा जी को नेगेटिव आना है, मान लो ये प्लस 500 है, डेल्टा जी को क्या आना है, नेगेटिव आना है, तो ये जो डेल्टा एच वाली वैल्यू है इसको हाईली नेगेटिव होना पड़ेगा। यानी 500 अगर प्लस में है तो इसको या तो -600 होना पड़ेगा, -700, -800, -1000 में होना चाहिए, तभी ओवरऑल जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो कैसी आएगी, आपकी नेगेटिव में आएगी। सो द डेल्टा एच शुड बी हाईली, क्या होना चाहिए, इट शुड बी हाईली नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इट शुड बी हाईली नेगेटिव। और इसीलिए हम बोलते हैं कि जो एड्सॉर्प्शन है वो कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन की बात करें बेटा, देन वी हैव टू टाइप्स। वन इज फिजिसॉर्प्शन या फिजिकल एड्सॉर्प्शन, सेकेंड इज केमिसॉर्प्शन या केमिकल एड्सॉर्प्शन। वर्बली डिफरेंस बात कर लेते हैं, याद आ जाएगा आपको। फिजिसॉर्प्शन में आपके वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, केमिसॉर्प्शन के अंदर आपका केमिकल बॉन्ड्स बन रहा होता है बिटवीन द एड्सॉर्बेट एंड द एड्सॉर्बेंट। ये स्पेसिफिक नहीं होता, दैट इज स्पेसिफिक इन नेचर। इसके अलावा फिजिसॉर्प्शन के अंदर जो आपका ये डेल्टा एच होता है वो आपका लो होता है, एनर्जी रिलीज तो होती है बट कम होती है। केमिसॉर्प्शन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वैल्यू हाई होती है। ठीक है, वैल्यू हाई होती है, रिलीज नेगेटिव बस ये बता रहा होता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं होता। इसके अलावा अगर हम फिजिसॉर्प्शन की बात करें, नॉट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक इन नेचर। एक मेन डिफरेंस ये याद रखना है कि फिजिसॉर्प्शन के केस में बेटा जब एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब होता है तो आपकी मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बनती है, मल्टी लेयर्स बनती है, बट केमिसॉर्प्शन के अंदर आपकी जो लेयर बनती है वो यूनिमॉलिक्यूलर लेयर होती है। लेयर पर यहां पर सवाल आता है। ठीक है, चलो इसके बाद इस चैप्टर में एड्सॉर्प्शन पे आपका नेक्स्ट जो आता है वो इस पर सवाल आता है, फ्रॉइनलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पर। ठीक है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन की, क्या क्या फैक्टर्स एड्सॉर्प्शन बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो अगर आपका
एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया बड़ा होता है, ज्यादा होता है, तो एड्सॉर्प्शन फटाफट होता है। इसके अलावा अगर आपकी एड्सॉर्बेट गैस है, तो अगर गैस का जितना क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है वो उतनी आसानी से लिक्विफाई होती है और उतनी फटाफट से आपकी क्या हो जाती है, एड्सॉर्ब हो जाती है। इसके अलावा जो आपका टेम्परेचर है बेटा, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, ये वाला भी सवाल आपका काफी आता है, मैं पीछे ही कवर कर लेती हूँ। यहाँ पर देखना है, हमने बोला ये यहाँ पर हीट रिलीज होती है, क्यों? क्योंकि आपका एड्सॉर्प्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ध्यान से समझना, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी बेटा तो प्रोडक्ट साइड में ऑलरेडी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ली चार्टेले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ शिफ्ट होना चाहेगा, क्योंकि रिएक्टेंट की साइड, लेफ्ट हैंड साइड कम एनर्जी है, तो वो बैलेंस करने के लिए पीछे की तरफ जाना स्टार्ट होगा। यानी आपका टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन पीछे की तरफ, इक्विलिब्रियम पीछे, यानी डीसॉर्प्शन हो रहा है बेसिकली। ठीक है, सो ये याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपका जो एड्सॉर्प्शन है वो क्या करता है, आपका डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा प्रेशर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाएंगे पार्टिकल पास आएगा, गैस के केसेस में ज्यादातर आसानी से एड्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट अगर हम बढ़ाते हैं तो भी आपका एड्सॉर्प्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब बात करते हैं फ्रॉइनलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की। सो यहां से आता है बेटा रिलेशन x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेज टू द पावर 1 बाय n वेयर n इज मोर देन 1। x डिनोट करता है मास ऑफ एड्सॉर्बेट, ठीक है, m डिनोट करता है मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, x बाय m बेसिकली आपका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बताता है। ठीक है, कि कितना एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर आकर एड्सॉर्ब हुआ। सो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर रेज टू द पावर 1 बाय n। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए बेटा यहां पर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं k और n दोनों ही कांस्टेंट होते हैं, n की वैल्यू मोर देन 1 होती है, बट 1 बाय n का जो वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ 1 बाय n लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, अब यहां पर लॉग लेते हैं क्योंकि यहां पे सवाल इसी से आता है। लॉग x बाय m इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1 बाय n लॉग p। ठीक है, कंपेयर करेंगे इसको विद y इज इक्वल टू c प्लस mx और ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, सो अगर आप y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो लॉग x बाय m, ठीक है, x एक्सिस पे आप प्लॉट कर रहे हैं लॉग p, ठीक है, तो बेटा इंटरसेप्ट आएगा और स्लोप आपका पॉजिटिव में आएगा, m यानी स्लोप हो गया 1 बाय n और इंटरसेप्ट हो गया लॉग k। सो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि आपका इंटरसेप्ट है, तो ये हो गया लॉग k और स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाय n के। ठीक है, सो फ्रॉइनलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पर सवाल आता है, काफी बार आया हुआ है, इस ग्राफ पर काफी क्वेश्चन आता है। चलिए, अब इसके बाद जो सेकंड पोर्शन आता है चैप्टर का वो आपका आता है बेटा कैटालिसिस। ठीक है, कैटालिसिस बेसिकली जब आप कैटलिस्ट के थ्रू किसी रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे होते हो। कैटलिस्ट क्या होता है, सब्सटेंस व्हिच ऑल्टर्स द रेट ऑफ द रिएक्शन, बट वो खुद कंज्यूम नहीं होता रिएक्शन के अंदर। ठीक है, फिजिकल स्टेट कैटलिस्ट की बदल सकती है बट अमाउंट जो होता है वो एज इट इज रहता है। There are two types of catalyst, positive and negative. Positive catalyst आपका rate of reaction increase करते हैं, negative catalyst rate of reaction को decrease करते हैं। उसके अलावा हमारे पास बेटा promoters और inhibitors होते हैं। promoters क्या करते हैं, catalyst की activity को, catalyst की efficiency को increase करते हैं, और जो inhibitors होते हैं जिनको हम poisons भी बुलाते हैं, वो catalyst की activity को क्या करने की कोशिश करते हैं, decrease करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कैटालिसिस को हम बेटा दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस।
होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस में क्या होता है, आपका जो कैटलिस्ट होता है और जो आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट होते हैं दे ऑल आर इन सेम फिजिकल स्टेट। हेट्रोजीनियस के अंदर क्या होता है, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट प्रोडक्ट का जो फिजिकल स्टेट होता है वो आपका कैसा होता है, डिफरेंट। हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमोजीनियस मतलब सेम, ठीक है। इसके अलावा अब आ जाता है आपका एंजाइम्स। सो एंजाइम्स जो होते हैं बेटा दे बेसिकली एक्ट एज योर बायो कैटलिस्ट, मतलब ये बहुत हाईली एफिशिएंट होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं, एक पर्टिकुलर पीएच रेंज में काम करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं। इसके अलावा जो एंजाइम्स हैं इस पे सवाल आते हैं, एनसीईआरटी के अंदर आपको टेबल दे रखी है जिसमें कौन सा एंजाइम कौन से रिएक्शन को कैटालाइज करता है। जैसे इन्वर्टेज की बात करें, ठीक है, तो वो केन शुगर को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। इसके अलावा आपका आ जाता है जाइमेज। जाइमेज क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इथाइल अल्कोहल में। यूरिएज हो गया, ठीक है, जो यूरिया को कन्वर्ट करता है अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। माल्टेज हो गया, डायस्टेज हो गया। तो आपको एंजाइम्स का यूज पता होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम किस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है। इसके अलावा एंजाइम्स की अगर हम फंक्शन की बात करें, ये किस तरह से वर्क करते हैं, so they work as per your lock and key mechanism। तो इसमें दो स्टेप में होता है। सबसे पहले एंजाइम बेटा सबस्ट्रेट की जो एक्टिव साइट होती है उसमें जाके कंबाइन करके आपका क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और स्टेप 2 में क्या होता है, जो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है वो ब्रेक डाउन होता है और आपको एंजाइम वापस मिल जाता है और प्रोडक्ट मिल जाता है। सो इट्स मोर ओवर लाइक कि जैसे एक पर्टिकुलर लॉक को ओपन करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर की चाहिए होती है, उसी तरह से आपके सबस्ट्रेट के अंदर एक्टिव साइट्स होती हैं। जो पर्टिकुलर एंजाइम होता है वो उस एक्टिव साइट में फिट होता है, उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, रिएक्शन कैटालाइज होता है और आपको क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद तीसरा पार्ट जो है बेटा चैप्टर का वो आ जाता है आपका किसका, कोलॉइड्स का। और सबसे वास्ट एरिया जो है ना चैप्टर के अंदर वो आपका कोलॉइड्स ही है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर पोर्शन आता है डिफरेंस बिटवीन ट्रू कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। साइज पे याद रखना है, ट्रू में पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर, कोलॉइड्स के अंदर पार्टिकल साइज होता है बेटा बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। इसके अलावा कोलॉइड्स जो होते हैं वो कैसे मिक्सचर होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। कैसे मिक्सचर होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। नॉर्मल फिल्टर पेपर से नहीं सेपरेट होते, दे आर सेपरेटेड बाय पार्चमेंट पेपर और अल्ट्रा फिल्टर पेपर। इसके अलावा कोलॉइड्स के अंदर पार्टिकल आपको नेकेड आई से विजिबल नहीं होता। दे शो अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। They show another property which is called as Brownian motion। जब कोलॉइड्स के पार्टिकल को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंडर देखा गया, सो ये ऑब्जर्व किया गया दैट द कोलॉइड पार्टिकल्स आर इन कॉन्टिन्यूअस जिगजैग मोशन। इसके अलावा कोलॉइड्स जो होते हैं बेटा वो चार्ज्ड होते हैं हमेशा। ईदर यू विल हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड्स और you will have negatively charged colloids, ठीक है। पर colloids आपके पास charged होते हैं, या तो positively या negatively, but they will be charged। इसके अलावा बेटा आपको colloids का एक तो प्रिपरेशन, वैसे तो आपका ये चैप्टर भी टर्म 2 के अंदर आया था तो आई एम श्योर आपको याद होगा। प्रिपरेशन में हम 3 मेथड्स करते हैं, केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड में अलग अलग था, डबल डिस्प्लेसमेंट था, ऑक्सीडेशन मेथड था, हाइड्रोलिसिस था, ठीक है। सेकंड आता है आपका ब्रेडिग्स आर्क मेथड, याद है हो, मतलब याद होना चाहिए। उसमें मेटल रॉड्स को आपके सूटेबल डिस्पर्शन मीडियम में रॉड को प्लेस करते थे, इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक कराते थे। तो जो मेटल की रॉड्स होती है उसमें मेटल जो होता है पहले वेपराइज होता था, फिर कंडेंस होता था, बाहर आइस बात लगा होता था। सो सेकंड मेथड इज ब्रेडिग्स आर्क मेथड। थर्ड मेथड इज पेप्टाइजेशन, जिसमें हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को किस में कन्वर्ट करते थे, कोलॉइड में कन्वर्ट करते थे। प्रिपरेशन के बाद आता है बेटा कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है। मैं वर्बली फटाफट रिवाइज करा रही हूँ। क्लासिफिकेशन में हम कोलॉइड्स का 3 टाइप में करते हैं, ठीक है।
फिजिकल स्टेट पे डिस्पोज्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम, उसमें 8 तरह का कोलॉइड होता है। एरोसोल हो गया, सोल हो गया, फोम हो गया, आपका सॉलिड फोम हो गया। सो ये सारा आता है, जेल, इमल्शन। वो वाला टेबल तो आपको लर्न करना ही करना है, फिक्स्ड सवाल है वहां से। सेकंड आता है आपका लायोफोबिक, लायोफिलिक। लायोफिलिक सॉल्वेंट लविंग, लायोफोबिक सॉल्वेंट हीटिंग होते हैं। लायोफोबिक अनस्टेबल होते हैं, लायोफिलिक हाईली स्टेबल होते हैं। लायोफिलिक को हम प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स भी बोलते हैं क्योंकि वो लायोफोबिक के प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है थर्ड वाला, जिसमें हम पढ़ते हैं आपका मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स। एसोसिएटेड कोलॉइड्स में हमने एक बड़ा सा स्ट्रक्चर करा था मिसल्स का, ठीक है। सो मिसल का स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्लेंजिंग एक्शन आपका एक्सप्लेन हो जाता है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स के बाद इस चैप्टर के लिए आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस एनसीईआरटी की एक एक लाइन अच्छे से रीड कर लेना। क्लासिफिकेशन के बाद बेटा इस चैप्टर के अंदर आता है प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। सो कोलॉइड्स को प्योरीफाई करने के लिए हम 3 मेथड्स यूज करते हैं, डायलिसिस, उसके बाद करते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, बिकॉज डायलिसिस स्लो होता है। सो हम क्योंकि कोलॉइड्स चार्ज्ड होते हैं तो इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। और तीसरा मेथड होता है यूजिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ठीक है। प्योरिफिकेशन के बाद आ जाती है आपकी कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है। टिंडल इफेक्ट आ जाता है, ब्राउनियन मोशन आ जाता है, कलर वगैरह के ऊपर आ जाता है कि कोलॉइड्स जो होते हैं कलर्ड दिखते हैं हमको। इसके अलावा आपका अब यहां पर एक चीज आती है जिसको हम बुलाते हैं प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपका, कोगुलेशन ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है। कोगुलेशन उल्टा होता है पेप्टाइजेशन का, यानी यहां पर हम कोलॉइड के पार्टिकल्स को सेटल डाउन कराते हैं, प्रेसिपिटेट आउट कराते हैं। कोगुलेशन के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट रूल है विच इज योर हार्डी-शूल्स रूल, ठीक है। हायर द वैलेंस ऑफ द कोगुलेटिंग आयन, आपका उतना ही ज्यादा क्या होता है, कोगुलेशन होता है। जो नेगेटिव पार्टिकल होते हैं, नेगेटिव आयन, एनायंस जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड को सेटल कराते हैं, प्रेसिपिटेट कराते हैं। सो जैसे आपका PO4 3- हायर वैलेंस है, 3- ज्यादा पावर होगी उसकी, फिर सल्फेट SO4 2-, फिर OH- या Cl-, तो उस तरह से होता है। सिमिलरली नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैटायन होगा, प्रेसिपिटेट आउट करेगा, चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। सो हायर द वैलेंस ऑफ द आयन, जितना ज्यादा आयन के ऊपर चार्ज होता है उतनी ही ज्यादा उसकी कोगुलेटिंग पावर होती है, ये बोलता है आपका हार्डी-शूल्स रूल। इसके अलावा बेटा कोलॉइड्स हमेशा चार्ज्ड होते हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। पॉजिटिवली चार्ज लेयर जो होता है फिर वो क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। सो हमारे यहाँ पर हमारे पास 2 तरह की लेयर होती है, एक फिक्स्ड लेयर होती है और एक मोबाइल लेयर होती है। तो ये जो डबल लेयर का फॉर्मेशन होता है, इस लेयर को बुलाते हैं हम हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। और फिक्स लेयर और मोबाइल लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होता है उस पोटेंशियल को बुलाते हैं जीटा पोटेंशियल। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से सवाल आता है। फिर सवाल आ जाता है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, काफी ज्यादा सवाल आता है, ठीक है। और फिर आपका लास्ट में कोलॉइड्स की दे रखी है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन या यूजेस ऑफ कोलॉइड्स इन आवर डेली लाइफ, यूजेस पे भी सवाल काफी आता है, ठीक है। सो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू गिव यू अ क्विक रिवीजन, चैप्टर थोड़ा याद आ जाए, बट मैं अगेन बोलूंगी चैप्टर थोड़ा थियोरिटिकल है, नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपको रिवीजन भी करा दूं पूरा डिटेल और लिखवा दूं, बट फिर भी आई हैव ट्राइड टू गिव यू अ क्विक रिवीजन। मैं फिर भी यही कहूंगी कि अगर आपको लगता है क्वेश्चन ट्राई करने से पहले आपको चैप्टर एक बार पढ़ने की जरूरत है, पॉज द वीडियो, गो टू द एनसीईआरटी, रीड एनसीईआरटी, इट विल टेक 1 or 2 आवर्स तो लगेगा एटलीस्ट, बट ये आपके अच्छे के लिए है क्योंकि आपका चैप्टर एक बार फिर से टिप्स पर हो जाएगा। चैप्टर इंटरेस्टिंग है बट थोड़ा थियोरिटिकल है। सो एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो यार, अच्छे से हाइलाइटर वगैरह लेके बैठो, कलर्ड पेन्स लेके बैठो, जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको एनसीईआरटी में डार्क में दिखेंगी, बोल्डो रखा होता है, उनको अंडरलाइन करो। मैंने आपको काफी कुछ बता दिया, कहाँ से चीजें आती हैं, सवाल आता है। एक मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस और लिख देती हूँ, उस पर सवाल बहुत आता है, ठीक है। कोलॉइड्स के चार्ज पर काफी सवाल आता है, टिंडल इफेक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उन पर सवाल बहुत आता है। सो ये सारी चीजों को एक बार एनसीईआरटी से यार पढ़ लो दिल से एक बार, इस चैप्टर में तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे,
क्योंकि चैप्टर आसान है, बस थोड़ा याद करने वाला है, ठीक है। सो अब जरा क्वेश्चन स्टार्ट करें क्योंकि क्वेश्चन भी काफी सारे हैं। सो स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन a particle present in the bulk experience an unbalanced force. Second बोल रहा है unbalanced forces are responsible for the interaction between adsorbate and adsorbent. Next बोल रहा है extent of adsorption increases with increase of surface area per unit mass of adsorbent at a given temperature and pressure, ठीक है। सो पहले ऑप्शन की बात करें बेटा, इन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन जो पार्टिकल बल्क के अंदर प्रेजेंट होता है वो आपका एक अनबैलेंस्ड फोर्स फील कर रहा होता है, क्योंकि एड्सॉर्प्शन के केस में क्या होता है, जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाते हैं। तो जो बल्क का पार्टिकल होता है उसमें अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, क्योंकि नीचे पार्टिकल कुछ और है और ऊपर कुछ और है, ठीक है। सो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, अनबैलेंस्ड फोर्सेस ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द इंटरैक्शन बिटवीन द एड्सॉर्बेट एंड जिस पर एड्सॉर्प्शन हो रहा होता है। इसके अलावा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बेटा, जितना ज्यादा एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया होगा, मैंने अभी अभी बताया था, उतना ज्यादा आपका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है। तो ये भी ठीक है, सारी स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Which of the following activity does not take place at the time of adsorption? फटाफट से पढ़ो। पहला बोल रहा है रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीजेस, बिल्कुल ठीक है। जब आपका बेटा एड्सॉर्प्शन हो रहा होता है तो जो रेसिडुअल फोर्सेस होती हैं वो आपका डिक्रीज करने लग जाती हैं। सरफेस एनर्जी भी आपकी डिक्रीज करने लग जाती है। हीट रिलीजेस, ये भी ठीक है। एड्सॉर्प्शन आपका कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। हीट इज एब्सॉर्ब्ड, ये गलत है, दिस इज नॉट अ करेक्ट एक्टिविटी। जब एड्सॉर्प्शन हो रहा होता है हीट रिलीज होती है, सो दैट एड्सॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस, हीट एब्सॉर्ब हो रही होती है, नहीं। फिजिकल एब्सॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन दोनों ही केस में आपका एड्सॉर्प्शन के टाइम पर एनर्जी रिलीज होता है, बस फिजिसॉर्प्शन में वैल्यू कम होती है, कम हीट रिलीज होती है, केमिसॉर्प्शन में ज्यादा होती है, क्योंकि फिजिसॉर्प्शन में वीक फोर्सेस होते हैं, केमिसॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। नेक्स्ट है द फ्रोइनलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, द वैल्यू ऑफ 1/n पूछा है, n नहीं पूछा। So the value of 1/n is between 0 and 1, between 2 and 4, 1 in case of physical adsorption, 1 in case of chemisabsorption. So याद करो बेटा, मैंने अभी बताया था 1/n का वैल्यू जो होता है वो कहाँ लाया करता है, it lies between 0 and 1. So correct option कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़े। When pressure is low, the fraction of the surface covered during adsorption follows. So जब प्रेशर लो होता है बेसिकली, तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, it comes out to be a straight line and x/m जो होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, ठीक है। लो प्रेशर की बात कर रहे हैं, वैसे तो रेज टू द पावर 1/n होता है, ठीक है। So x/m is directly proportional to pressure and ये कौन सा काइनेटिक्स फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, ठीक है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं एक टाइम आता है आपका सैचुरेशन आ जाता है, ठीक है। सो अगर आप ग्राफ देखेंगे x/m वर्सेस p का, इट कम्स टू बी अ स्ट्रेट लाइन, इस तरह से ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, फिर हाई प्रेशर पे सैचुरेशन आ जाता है, क्योंकि एक टाइम तक आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, उसके बाद आपका सैचुरेशन आ जाता है विद इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी कौन सी काइनेटिक्स फॉलो हो रही होती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है। चलिए नेक्स्ट है, which of the following is or are generally used for the removal of the colored impurities from the solutions, ठीक है। कलर्ड इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए पहला ऑप्शन बोल रहा है बेटा चारकोल, सेकंड बोल रहा है सिलिका जेल, थर्ड बोल रहा है बोथ ए एंड बी, और फोर्थ बोल रहा है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। सो आपकी इंप्योरिटीज या कलर्ड इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं चारकोल, दैट टू एनिमल चारकोल, ठीक है। सिलिका जेल किस लिए यूज होता है, हम सिलिका जेल देखते होंगे, हम नया वॉलेट लेते हैं तो सिलिका जेल का पैकेट डला होता है,
आप कोई वाटर बॉटल लेते हैं, तो स्कूल जाते हैं जब होके, तो वाटर बॉटल के अंदर सिलिका जेल का पैकेट डला होता है। तो सिलिका जेल का बेसिकली काम क्या होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। तो सिलिका जेल क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। बट बेटा वही मैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड की बात करूं तो ये क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, या एब्जॉर्प्शन होता है, यहां पर एडजॉर्प्शन होता है। तो यहीं पर एक और सवाल कवर कर दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following substance acts as a catalyst for the following reaction? So ये रिएक्शन बेसिकली क्या, पोटेशियम क्लोरेट का थर्मल डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर हम नॉर्मली पोटेशियम क्लोरेट को डिकम्पोज करेंगे नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सो द रिएक्शन अकर्स एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है हमें इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, इसके डिकम्पोजिशन को कैरी आउट कराने के लिए। बट जब हम MnO2 डालते हैं इस रिएक्शन के लिए, MnO2 जो होता है वो बेटा एज अ कैटलिस्ट काम करता है। ये क्या करता है, इट लोअर्स डाउन दी डिकम्पोजिशन टेम्परेचर। सो अब हमें क्या, मान लो मैं एग्जांपल दे रही हूं, एक जनरल इमेजिनरी डेटा, कि मान लो KClO3 को डिकम्पोज करने के लिए आपको 700-800 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए था। बट जैसे ही आपने MnO2 डाला तो आपको मुश्किल से हो सकता है 200, 300, 300, 400 केल्विन तक का टेम्परेचर चाहिए हो। सो MnO2 क्या कर रहा है, एक तो रिएक्शन को फास्ट तो कर ही रहा है, क्योंकि डिकम्पोजिशन टेम्परेचर जैसे ही लोअर डाउन होगा रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। So it lowers down the reaction temperature, decomposition temperature and increases the rate of reaction. So इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की तरह कौन काम करता है, MnO2। So यहाँ पर हम MnO2 डालते हैं एज कैटलिस्ट। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, सो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में अगर हम बात करें हेबर्स प्रोसेस, तो हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है, ये पी ब्लॉक में भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था, जब आपका नाइट्रोजन गैस कंबाइन करता है हाइड्रोजन गैस के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ आपका जो आयरन होता है वो आपका कैटलिस्ट की तरह काम करता है, मॉलिब्डेनम एज अ प्रमोटर की तरह काम करता है। ये पहले के टाइम पे था। अब हम यूज करते हैं आयरन ऑक्साइड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बट आप यहाँ पे देखोगे बेटा आपका रिएक्टेंट तो गैसियस स्टेट में N2 गैस H2 गैस, बट जो कैटलिस्ट है आयरन हो या आयरन ऑक्साइड हो वो आपकी सॉलिड है। तो ये तो एग्जाम्पल किसका हो गया, आपका हेट्रोजीनियस का। ठीक है, फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस आपका क्या होता था, नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन। ठीक है, सो नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन में अगर आप याद करेंगे, सो जो आपका पहला स्टेप होता था 4NH3 + 5O2, ठीक है, गिव्स 4NO + 6H2। तो उस टाइम पे हमें प्लैटिनम या रोडियम का गॉज कैटलिस्ट चाहिए होता है। अगेन प्लैटिनम इज सॉलिड, NH3O2 ये सब आपका गैसियस में, डिफरेंट फिजिकल स्टेट है, तो ये भी आपका कैसा होता है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, राइट। सो हेबर्स प्रोसेस में अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो नाइट्रोजन गैस कंबाइंस विद हाइड्रोजन गैस, ठीक है, गिव्स 2NH3 गैस। यहाँ पे आयरन कैटलिस्ट की तरह होता है जो सॉलिड होता है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में पहला स्टेप जो इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे 4NH3 गिव्स 5O2 गिव्स 4NO + 6H2। यहाँ पे प्लैटिनम या रोडियम का गॉज कैटलिस्ट होता है। ठीक है, गॉज कैटलिस्ट। सो यहाँ पे भी गैसियस 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 और गैसियस, बट कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, सॉलिड। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 का जब ऑक्सीडेशन होता है बेटा, यहाँ ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस का स्टेप होता है। जब सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है SO3। यहाँ पर आपका कैटलिस्ट यूज होता है आपका V2O5 वनेडियम पेंटाऑक्साइड। दिस इज ऑल्सो सॉलिड कैटलिस्ट। ठीक है, ये सॉलिड होता है, ये गैसियस, ये गैसियस, ये गैसियस। सो कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट से डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से आप देखोगे तीनों ही किसके एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ
कैटलिस्ट की एक्टिविटी बेटा डिपेंड करती है केमिसॉर्प्शन पर। क्यों डिपेंड करती है ये समझना। केमिसॉर्प्शन में क्या होता है, बेसिकली जो एड्सॉर्बेट होता है और जो एड्सॉर्बेंट होता है उसके बीच में आपके केमिकल फोर्सेस होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। बट जो केमिकल बॉन्ड्स या केमिकल फोर्सेस है बेटा वो बहुत ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो जो कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी पर हैम्पर होता है। क्योंकि अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में तो आपका डीसॉर्प्शन होना मुश्किल हो जाएगा, यानी एड्सॉर्बेट का रिमूवल होना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा कैटलिस्ट जो होगा वो आपके एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर एड्सॉर्ब नहीं हो पाएगा और एड्सॉर्बेट के साथ उसको बॉन्ड बनाना होता है, वो सब नहीं हो पाएगा। तो जो कैटलिस्ट का एक्टिविटी होता है दैट डिपेंड्स ऑन केमिसॉर्प्शन, नॉट ऑन फिजिसॉर्प्शन, क्योंकि फिजिसॉर्प्शन में तो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं। चलिए नेक्स्ट है द एंजाइम इन्वर्टेज कन्वर्ट्स द केन शुगर। सो केन शुगर होता है C12H22O11 जिसको हम इन्वर्ट शुगर भी बुलाते हैं या केन शुगर विच इज ऑल्सो आर सुक्रोज। ठीक है, इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कैरी आउट कराते हैं तो हमें मिलता है बेटा ग्लूकोज और मिलता है फ्रक्टोज in the presence of enzyme called as invertase। ठीक है, सो इन्वर्ट शुगर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है वो पहले का और बाद का चेंज हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो एंजाइम इन्वर्टेज इट कन्वर्ट्स केन शुगर इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। चलिए नेक्स्ट है एक्टिवेटर्स प्रोमोटिंग कैटालिटिक एक्शंस आर जनरली। सो मैंने आपको बताया बेटा एक्टिवेटर्स या प्रमोटर्स क्या होते हैं, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इनहैंस करते हैं। जैसे आप अगर किसी मान लो आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड इन क्रिकेट और you are very good in badminton or you are very good in dancing, so somebody who is there which is pushing you to do those things, who is motivating you, it basically will enhance your activity। अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए लाइफ में जो आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करता रहे तो आपकी एफिशिएंसी, आपकी जो एक्टिविटी है वो और एनहांस हो जाएगी, है ना। सो जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट थ्रू आउट माई लाइफ, माई मदर इज अ कॉन्स्टेंट सपोर्ट फॉर मी। ठीक है, शी ऑलवेज पुश्ड मी, मोटिवेटेड मी टू डू थिंग्स व्हाटएवर आई वांटेड टू डू इन माई लाइफ। अगर आज की डेट में मुझे डांस में करियर बनाना होता या मुझे किसी भी और में करियर बनाना होता, शी वाज ऑलवेज ओपन अबाउट इट कि अगर पढ़ाई में नहीं बनाना, इट्स कंप्लीटली फाइन फॉर अस, आपका जो मन है आप उसमें करियर बनाओ, बस एट द एंड खुश होना चाहिए तुमको। ठीक है, सो उन्होंने मेरी एफिशिएंसी को, मेरी जो भी चीज मैं अचीव करना चाहती थी, अगर मेरे को कोई इशू भी आएगा तो आई विल शेयर इट विद माय मदर, शी विल गिव मी सॉल्यूशन फॉर दैट। सो उससे मेरी एक्टिविटी इनहैंस हुई, जो भी मैंने लाइफ में अचीव करा वो और प्लस होता गया, इनहैंस होता गया, है ना। सो सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है, जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन के रेट को पॉजिटिव वाला बढ़ा रहा होता है, बट अगर उसको कोई प्रमोटर मिल जाए, कोई एक्टिवेटर मिल जाए जो उसकी एफिशिएंसी को और बढ़ा दे, इनहैंस कर दे, तो उसकी जिंदगी में मजा ही आ जाएगा। वे यार वैसे ही मैं बढ़ा रहा था, अब और इनहैंस हो रही है। सो जो एक्टिवेटर्स होते हैं ना वो बेसिकली आपके कौन से होते हैं, दे आर बेसिकली मेटल आयंस। ये ज्यादातर आपके क्या होते हैं, मेटल आयंस होते हैं, जैसे कि कोबाल्ट 2+, कॉपर 2+, जिंक 2+, सोडियम प्लस। सो आपके जो एक्टिवेटर्स विच आर प्रमोटिंग द कैटालिटिक एक्शंस आर जनरली योर मेटल आयंस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लायोफोबिक कोलॉइड्स आर नॉट स्टेबल बिकॉज, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, दे कोगुलेट बाय हीटिंग देम और विद द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, दे कोगुलेट बाय फ्रीजिंग देम और विद द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, दे डू नॉट कोगुलेट, दे डू नॉट। भाई सी और डी तो काट दो, गलत है, बिल्कुल ही गलत है। जो लायोफोबिक है, फोबिक वर्ड से समझना है बेटा, लायोफोबिक का मतलब क्या होता है, लायो का मतलब हो गया सॉल्वेंट, फोबिक का मतलब हो गया फियरिंग या सॉल्वेंट हीटिंग होते हैं। सो ये आसानी से नहीं बनते हैं, लायोफोबिक कोलॉइड्स आसानी से नहीं बन पाते हैं,
क्योंकि लायोफिलिक बड़ी आसान से बन जाते हैं। आप डिस्पर्स फेज लो, सूटेबल डिस्पर्शन मीडियम लो, दोनों को मिक्स करो, शेक कराओ, एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालो, मस्त एकदम लायोफिलिक बन जाते हैं। बट लायोफोबिक आर टफ टू मेक। ऑल्सो जो लायोफोबिक होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, अनस्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी क्या हो सकते हैं, कोगुलेट हो सकते हैं। कोगुलेट का मतलब क्या है कि जब कोलॉइड का पार्टिकल क्या कर जाए, सेटल डाउन हो जाए, प्रेसिपिटेट आउट हो जाए, ठीक है। सेटलिंग ऑफ कोलॉइड पार्टिकल्स इज नोन एज कोगुलेशन। सो दे आर इजिली कोगुलेटेड एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स जो होते हैं दे आर कोगुलेटेड बाय सिंपली हीटिंग। आप हीट करोगे आराम से कोगुलेट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रोलाइट डाल दो जो उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे, है ना, अगर मान लो मेरा लायोफोबिक कोलॉइड पॉजिटिवली चार्ज है, मैंने कोई नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, बैठ जाएगा, एकदम सेटल डाउन हो जाएगा इसका पार्टिकल, ठीक है। सो दे कोगुलेट बाय हीटिंग देम और विद द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय फ्रीजिंग देम। ऐसा तो कभी पढ़ा ही नहीं हमने, ठीक है। नेक्स्ट है गोल्ड सोल्स एंड सल्फर सोल्स आर द एग्जांपल ऑफ multimolecular colloids, macromolecular colloids, associated colloids या all of them, ठीक है। सो गोल्ड सोल, सल्फर सोल, इसमें क्या होता है, जो गोल्ड का या सल्फर का बहुत छोटा 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 पार्टिकल जो होता है, they come together, they form aggregates, they come in the colloidal range and form multimolecular colloids। मैक्रोमोलिक्यूल में क्या होता है, जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, गम हो गया, स्टार्च हो गया, वो सारा आपका किस में आता है, मैक्रोमोलिक्यूलर में। और एसोसिएटेड कोलॉइड्स में बेसिकली क्या था, लो कॉन्सेंट्रेशन पे दे बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, बट एट हायर कॉन्सेंट्रेशन अबव CMC, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, they form aggregates, the molecules get associate and they form missile। यहाँ पे मिसल फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो मैंने तीनों के एग्जाम्पल कवर कर लिए हैं, जैसे कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स कम इन एसोसिएटेड। Next, in the cleansing action of soaps represented by the given figures, फिगर C क्या शो करता है, ये बेसिकली बेटा एक क्लेंजिंग एक्शन है, ये फैब्रिक है, उसके ऊपर डर्ट है। फिर डर्ट में क्या हुआ, जो नॉन पोलर पार्ट है, क्योंकि डर्ट आपकी नॉन पोलर होती है, तो जो सोप का नॉन पोलर वाला पार्ट है वो अपने आप को अटैच कर लेता है, और जो पोलर पार्ट होता है वो वाटर की तरफ फेस कर रहा होता है। ये पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है, ये वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है। और आपका डर्ट फैब्रिक से रिमूव हो जाता है, और ये जो बन रहा है ये बेसिकली आपका क्या बन रहा है, मिसल बन रहा है। और मिसल आपका कौन से टाइप ऑफ कोलॉइड में आता है, इट कम्स इन एसोसिएटेड कोलॉइड्स, इनको हम एग्रीगेटेड कोलॉइड्स भी बोलते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपका मिसल बना रहे होते हैं, बहुत सारे, और एक मिसल नहीं बनता, बहुत सारे मिसल्स बन रहे होते हैं। सो करेक्ट हो जाएगा आपका एसोसिएटेड या एग्रीगेटेड कोलॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, which of the following processes is involved in Bradig's arc method? So Bradig's arc method में हम क्या करते हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो बाहर है ये आपका क्या होता है, आइस बाथ होता है, ठीक है। ये आपका होता है डीएम, डीएम बेसिकली क्या होता है, डिस्पर्शन मीडियम, और हमने मेटल की रॉड स्ट्रक कर प्लेस इंसर्ट कर रखी होती है, देन वी स्टार्ट पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, जो आपकी ये मेटल की रॉड्स होती हैं बेटा, ये पहले मेटल क्या करता है, आपका वेपराइज करता है, ठीक है। मेटल क्या करता है, वेपराइज करता है, यानी इस मेटल, क्योंकि इतना एनर्जी हम देते हैं कि आपका जो मेटल है वो वेपराइज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, वेपराइज करता है और डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है, कोलॉइडल रेंज में आके डिस्पर्स हो जाता है। फिर जब हम कूल डाउन करते हैं तो पार्टिकल वापस से क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। पहले आपने उसको वेपर्स में कन्वर्ट करा, यानी गैसियस फेज में लेकर आए, आइस बाद उस पार्टिकल को कूल डाउन कर रही होती है, बट होता क्या है कि पार्टिकल आपका कोलॉइडल रेंज में आ जाता है। सो वेपराइज करने के बाद फिर क्या करा जाता है, कूल डाउन करा जाता है आइस बाथ के थ्रू, और कंडेंसेशन हो जाता है। तो ये बोल रहा है ओनली डिस्पर्शन, ओनली कंडेंसेशन,
डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन, पहले मेटल वेपराइज हुआ या पार्टिकल का क्या हुआ, डिस्पर्जन हुआ, ठीक है। और फिर क्योंकि बाहर आइस बात होता है तो पार्टिकल कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई होकर छोटे छोटे बहुत कोलॉइडल साइज रेंज में आने के बाद वो डिस्पर्स हो जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज योर ब्रेडिग्स आर्क मेथड, ठीक है। ये ज्यादातर आपके मेटल के सोल्स बनाने के लिए यूज होता है, जैसे सिल्वर सोल, गोल्ड सोल, इन वाले सोल्स को बनाने के लिए यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योरिफिकेशन ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कैरिड आउट बाय, पहला ऑप्शन बोल रहा है डायलिसिस सही है, इलेक्ट्रोडायलिसिस भी सही है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज, कोलॉइड को प्योरीफाई कराने के लिए, इम्प्योरिटीज उसमें से रिमूव करने के लिए हम तीनों मेथड्स लगाते हैं, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आता है। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट सो दैट द पाथ ऑफ द पार्टिकल्स बिकम्स विजिबल। जब हम कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन में से लाइट पास कराते हैं तो पार्टिकल जो होता है वो स्कैटर हो जाता है, पार्टिकल का पाथ विजिबल हो जाता है। सो आप देखते हो अगर रात में कार ड्राइव करे तो जो कार की हेडलाइट्स होती हैं उसके आगे आपको टिंडल इफेक्ट होता हुआ दिख जाएगा। आप अगर विंडो खोलोगे, धूप आ रही होगी तो आपको डस्ट पार्टिकल ऐसा मूव होता हुआ दिखेगा, दैट इज कॉल्ड अ टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट होने के लिए बेटा हमें दो कंडीशन चाहिए होती हैं, पर पढ़ लेते हैं इनमें से कौन सी दो कंडीशन चाहिए होती है। ये तो मैंने बता दिया दो है, पर कौन सी दो। पहला बोल रहा है द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल, डिस्पर्स पार्टिकल वो होता है जो डिस्पर्स हो रहा होता है, जो कम अमाउंट में होता है। डिस्पर्शन मीडियम वो होता है जिसमें डिस्पर्स हो रहा होता है, वो ज्यादा अमाउंट में होता है। सो द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल्स इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, यानी जो डिस्पर्स पार्टिकल है, ठीक है, एंड जो आप वेवलेंथ यूज कर रहे हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर, बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए देन दी वेवलेंथ, जो भी आप लाइट पास करा रहे हो उसकी वेवलेंथ से बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बोल रहा है देयर इज हाई डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। सो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं दे शुड वेरी और दे शुड हैव अ ग्रेट डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड, इनके मैग्नीट्यूड में हाई डिफरेंस होना चाहिए। सो पहली और दूसरी जो कंडीशन होती है वो आपकी ट्रू है टू हैव टिंडल इफेक्ट, और इन दो कंडीशंस को बेटा याद भी कर लेना क्योंकि ये सवाल आ जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ बोथ डीपी एंड डीएम आर इक्वल टू ईच अदर, ये गलत है। डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तो बहुत हाई डिफरेंस होना चाहिए, बट जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स है उसका साइज और जो आप वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज कर रहे हो स्कैटरिंग के लिए, पास कराने के लिए, उनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये बेसिकली है, ठीक है। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स। पहला बोल रहा है कोगुलेशन, बेटा कोगुलेशन डिपेंड करता है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है तो उसको सेटल कराने के लिए आपको नेगेटिवली चार्ज डालना पड़ेगा, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है तो उसको सेटल कराने के लिए आपको पॉजिटिवली चार्ज आयन डालना पड़ेगा। तो कोगुलेशन डिपेंड करता है, कोगुलेशन डिपेंड्स। इलेक्ट्रोफोरेसिस भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसको हम जनरली कैटायन बोलते हैं वो आपका कैथोड की तरफ भागता है विच इज नेगेटिवली चार्ज, एंड एनायन जो होता है यानी जो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड होगा या पार्टिकल होगा that will start running towards the anode which is positively charged. तो electrophoresis also depends on the charge. Next है electroosmosis, ये भी डिपेंड करेगा, ठीक है। सो ऑस्मोसिस आई होप आपको पता होगा, जब पार्टिकल मूव करता है, बेसिकली सॉल्वेंट की अगर हम बात करें, जब वो मूव करता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ सॉल्वेंट की मूवमेंट की बात कर रही हूँ जहां पे सॉल्वेंट कम होता है से लेकर जहां पे सॉल्वेंट हायर टू लोअर होता है, जहां पे सॉल्वेंट ज्यादा होगा वहां से मूव करना स्टार्ट करेगा टुवर्ड्स द लो साइड थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या हो गया, अगर आपका पार्टिकल चार्ज है कोलॉइड के केस में तो इट विल डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड कि पॉजिटिवली वाला है वो नेगेटिव की तरफ जल्दी भाग कर जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाके भागेगा, तो ये भी डिपेंड करता है। टिंडल इफेक्ट जो होता है बेटा इससे फर्क नहीं पड़ता,
टिंडल इफेक्ट सिंपली क्या है, जब आप लाइट पास करा रहे हो कोलॉइड के सोल्यूशन से, तो लाइट जब होगी वो कोलॉइड के पार्टिकल से टकराएगी, स्कैटर हो जाएगी, पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बिकम विजिबल, बट फर्क नहीं पड़ता कि कोलॉइड पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है. सो टिंडल इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल. Next, which of the following is an example of the negatively charged colloid? ठीक है, अब ये चार्ज इन colloid से आया है. सो पहला ऑप्शन बोल रहा है FeCl3 plus NaOH. सो जब हम बेटा फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन मिक्स करते हैं NaOH के अंदर, तो हमें मिलता है Fe2O3.XH2 which preferentially adsorb the hydroxide ion from NaOH. और यहां पर जो आपको कोलॉइड मिलता है बेटा वो कैसा होता है आपका नेगेटिवली चार्ज. बट जब आप फेरिक क्लोराइड के सोल्यूशन को मिक्स करते हो हॉट वाटर के अंदर, तो यहां पर जो आपको कोलॉइड मिलता है वो कैसा होता है पॉजिटिवली चार्ज. ये याद भी रखना है क्योंकि इसमें सवाल काफी बार आता है. फेरिक क्लोराइड को हॉट वाटर में मिक्स करते हैं तो आपका पॉजिटिवली चार्ज बनता है, बट फेरिक क्लोराइड को जब आप NaOH में मिक्स करते हैं तो आपको नेगेटिवली चार्ज मिलता है. इसके अलावा जब AgI ने एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए था, वैसे एड्सॉर्ब होना चाहिए था. ठीक है, तो जब हमने AgNO3 और KI के सोल्यूशन को मिक्स करा तो यहाँ पे भी दो तरह का होता है क्योंकि डिपेंड करता है सिल्वर नाइट्रेट को KI में डाल रहे हो या KI को सिल्वर नाइट्रेट में डाल रहे हो. यहाँ पर AgI बन रहा है और AgI ने बेटा एड्सॉर्ब करा है सिल्वर आयन को प्रेफरेंशियली. सो यहाँ पे भी आपका कौन सा बन रहा है पॉजिटिवली चार्ज्ड. ठीक है, सो लास्ट बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव. हमसे पूछे नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिवली चार्ज आपका कहां पर बन रहा है फर्स्ट ऑप्शन में. सेकंड और थर्ड में कैसा बन रहा है आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल रीजन टू एक्सप्लेन द चार्ज ऑन सोल पार्टिकल. जो हमारे सोल बेसिकली कोलॉइड का ही टाइप है. सो सोल पार्टिकल पे जो चार्ज आ रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या रीजन दे सकते हैं. पहला ऑप्शन पढ़ते हैं. इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सोल पार्टिकल्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोडिस्पर्शन, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन, फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर या नन ऑफ द अबव. आई होप आपको समझ आ ही गया होगा. इट इज प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन. ठीक है, कौन सा आयन एड्सॉर्ब हो रहा है प्रेफरेंशियली फ्रॉम द सॉल्यूशन. मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ. मान लो ये सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और आपने इसके अंदर KI मिक्स करा. जब ये दोनों मिक्स होंगे तो आपका AgI का प्रेसिपिटेट बनता है. AgNO3 plus KI will give you AgI plus KNO3. AgI बना. अब सॉल्यूशन के अंदर बेटा इन दोनों के बीच में कॉमन आयन सिल्वर है, तो ये सोल्यूशन से प्रेफरेंशियली कौन सा एड्सॉर्ब कर लेता है सिल्वर आयन एड्सॉर्ब कर लेता है और कोलॉइड आपका कैसा बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज. बट उल्टा, यानी अगर KI का सोल्यूशन एक्सेस में है और अब आपने डाला सिल्वर नाइट्रेट, फिर से AgNO3 plus KI will give you AgI plus KNO3. AgI ही बनेगा, बट सोल्यूशन से कॉमन आयन की वजह से ये प्रेफरेंशियली क्या एड्सॉर्ब कर लेता है आयोडाइड आयन, और इस केस में क्या बन जाता है आपका कोलॉइड नेगेटिवली चार्ज्ड. सो प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ द आयन फ्रॉम द सोल्यूशन गिव्स द चार्ज ऑन द कोलॉइडल. मतलब जब कोलॉइड बनता है उसके ऊपर चार्ज इस वजह से आता है. सो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर ऑफ ऑपोजिटली चार्जेस इन द कोलॉइडल सिस्टम इज नोन एज. समझना, जैसे मान लो AgI का प्रेसिपिटेट बना. ठीक है, इसने प्रेफरेंशियली बेटा कौन सा एड्सॉर्ब करा था आपका, मान लो I-. तो जो फर्स्ट लेयर बनती है वो आपकी कौन सी होती है, दिस इज योर फिक्स्ड लेयर. दिस इज योर फिक्स्ड लेयर. ठीक है, सो AgI गिविंग यू I-. इसके अंदर अब सोल्यूशन के अंदर K+B प्रेजेंट था,
तो इसने क्या करा, अब K प्लस को सोल्यूशन में से क्या कर लिया, नेगेटिव। ऑफ कोर्स बेटा किसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, पॉजिटिवली को। सो यहाँ पर आपकी एक और लेयर बन गई, डबल चार्ज हो गया। सो जो पहली लेयर बनती है इसको हम क्या बुलाते हैं, फिक्स्ड लेयर, ये फिक्स्ड होती है। जो दूसरी लेयर होती है सेकेंड लेयर, ये आपकी कैसी होती है, मोबाइल लेयर। सो दिस फॉर्मेशन ऑफ डबल लेयर, ये जो डबल लेयर बनती है फिक्स्ड लेयर एंड मोबाइल लेयर, इसको हम क्या बुलाते हैं बेटा, हेल्महोल्ट्ज, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। और यहां पर जो दो लेयर्स के बीच में पोटेंशियल डेवलप होता है, so the potential difference between the fixed layer and the diffused layer और the mobile layer जिसको हमने बोला, इन दोनों लेयर्स के बीच में जो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, उस पोटेंशियल को हम क्या बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जीटा पोटेंशियल। नेक्स्ट है लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल्स बिकॉज, पहला ऑप्शन बोल रहा है लायोफोबिक सोल्स आर एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड, ये गलत है। लायोफोबिक तो सॉल्वेंट हेटिंग होते हैं, कैसे तो सॉल्वेट हो सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है लायोफिलिक सोल्स आर एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड, नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। लायोफिलिक सोल्स आर नेगेटिवली चार्ज, ऐसा हम बोल नहीं सकते, दे कैन बी बोथ। लायोफिलिक सोल्स आर रिवर्सिबल इन नेचर। सो बेटा लायोफिलिक सोल्स इसीलिए ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि दे आर एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड, हाईली सॉल्वेटेड होते हैं, सॉल्वेंट लविंग होते हैं। आप डिस्पर्स फेज को सूटेबल डिस्पर्जन मीडियम से मिक्स करोगे, बहुत आसानी से बन जाते हैं। दिस इज बिकॉज लायोफिलिक सोल्स जो होते हैं दे आर एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड, हाईली सॉल्वेटेड होते हैं, सॉल्वेंट लविंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बटर एंड क्रीम आर द एग्जांपल्स ऑफ। सो हमारे पास इमल्शन एक कोलॉइडल सिस्टम होता है, जो आपका किसका कोलॉइडल सिस्टम होता है, लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। So small droplets of a liquid are dispersed in another liquid. So ये dispersed phase, ये dispersion medium, ये कम अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में। So emulsion आपका दो तरह का होता है बेटा, oil in water and water in oil type, ठीक है। आपका जो मिल्क होता है वो आता है बेटा ऑयल इन वाटर टाइप में, यानी जो आपके फैट्स होते हैं, जो मिल्क के अंदर फैट्स ग्लोब्यूल्स होते हैं, दे आर डिस्पर्स्ड इन वाटर। वाटर डिस्पर्जन मीडियम होता है, ऑयल डिस्पर्स्ड फेज होता है। बट जो आपका बटर, क्रीम, ये आपकी किस कैटेगरी में आते हैं, वाटर इन ऑयल, यानी ऑयल आपका डिस्पर्जन मीडियम ज्यादा अमाउंट में होता है, वाटर यानी डिस्पर्स्ड फेज आपका कम अमाउंट में होता है। सो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, दे विल बी कैटेगराइज्ड इन वाटर एंड ऑयल टाइप इमल्शन, ठीक है। मैं एक बार ऐसे बना के भी दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। ऑयल एंड वाटर में वाटर डिस्पर्जन मीडियम हो गया, ऑयल ऑयल ऑयल, ठीक है। तो ये आपका डी डिस्पर्स्ड फेज ऑयल, और वाटर आपका क्या हो गया, डिस्पर्जन मीडियम। वाटर इन ऑयल टाइप में क्या होगा बेटा, जो ऑयल होगा वो ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो वो डिस्पर्जन मीडियम होगा। पानी जो होगा H2O, दिस विल बी प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, ठीक है। तो वाटर आपका यहां पर क्या हो जाता है, डिस्पर्स्ड फेज हो जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, एन इमल्शन कैन नॉट बी ब्रोकन बाय। एक इमल्शन को, लिक्विड इन लिक्विड जो कोलॉइडल सिस्टम होता है, इसको हम कब नहीं तोड़ सकते। पहला ऑप्शन बोल रहा है एडिंग मोर अमाउंट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, सेकंड बोल रहा है फ्रीजिंग, नेक्स्ट बोल रहा है एडिंग इमल्सिफाइंग एजेंट, नेक्स्ट बोल रहा है बोथ ए एंड सी। सो बेटा अगर आप इमल्शन के अंदर और डिस्पर्जन मीडियम डाल दोगे तो उससे क्या ही होगा, कोलॉइड खाली डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम का अमाउंट और ज्यादा बढ़ गया, बट उससे आपका कोलॉइड टूटेगा नहीं। टूटने का मतलब क्या है, कोगुलेशन होना, पार्टिकल सेटल डाउन होना। सो इससे नहीं टूटेगा। फ्रीजिंग या हीटिंग से चेंज हो सकता है टेम्परेचर बदलने से,
एडिंग इमल्सिफाइंग एजेंट तो क्या करेगा, आपके इमल्शन को और ज्यादा क्या कर देगा, इट विल स्टेबलाइज। सो जहां पे आपका इमल्शन स्टेबल नहीं होता वहां पे हम इमल्सिफायर्स डालते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स डालते हैं। एंड एडिंग मोर अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम विल डाइल्यूट इमल्शन, बट उससे इमल्शन ब्रेक नहीं होगा। सो करेक्ट क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी, से इमल्शन टूटेगा नहीं, ब्रेक डाउन नहीं होगा, प्रेसिपिटेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, स्मोक किससे प्रेसिपिटेट होता है, ये यूजेस में है, एप्लीकेशन में बेसिकली। सो ये एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स में है, जिनके घर में चिमनी लगी होगी उसे उन लोगों को हो सकता है पता हो। सो चिमनी से जब एग्जॉस्ट वगैरह निकलता है, चिमनी हम घर में अब आजकल जो आपके मॉडर्न हाउसेस हैं, ज्यादातर घरों में अब आपका चिमनी लगा होता है। चिमनी का बेसिकली काम क्या है कि जब हम खाना वाना बनाते हैं, अगर हमारा फ्यूल पूरी तरह कम्बस्ट नहीं होता तो उसमें आपके अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। सो जब हम चिमनी से पास कराते हैं तो चिमनी के अंदर एक प्रेसिपिटेटर होता है विच इज क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर। तो चिमनी मतलब जब हम खाना बनाते हैं, जो भी स्मोक निकल रहा होता है वो आपका चिमनी के अंदर एक क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर होता है। वो जो स्मोक होता है वो जब उसके कांटेक्ट में आता है तो पार्टिकल अपना चार्ज लूज कर देता है और पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल डाउन कर जाते हैं, और फिर जो धुआं निकलता है प्रेसिपिटेटर से, चिमनी से बाहर निकलता है, वो हार्मलेस हो जाता है। तो क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर होता है जो आपके स्मोक को क्या करता है, बेसिकली प्रेसिपिटेट करता है। स्मोक के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनको कोगुलेट करा देता है। जो भी हार्मफुल अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स है जो अगर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गए, दे विल कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। सो क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर यूज होता है चिमनीज वगैरह के अंदर। नेक्स्ट है, मेडिसिन्स आर मोर इफेक्टिव इन देयर कोलॉइडल फॉर्म बिकॉज, मेडिसिन्स का कोलॉइड फॉर्म में, जैसे हम गोल्ड सोल डालते हैं जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, जॉइंट्स वगैरह में पेन होता है। सो वहां पे आपका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू गोल्ड सोल इंजेक्ट करा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड होता है, दैट इज ऑल्सो कोलॉइड। सो आपका मेडिसिन ज्यादा इफेक्टिव कोलॉइडल फॉर्म में क्यों होती है, पहला ऑप्शन बोल रहे हैं इन सच कंडीशन these get easily precipitate in the colloid in the blood. In this state these are more stable. In this state they have large surface area and hence get easily assimilated. So correct answer C है। कोलॉइडल फॉर्म के अंदर पार्टिकल साइज जो होता है वो छोटा होता है काफी ज्यादा, जिसकी वजह से दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, और जो मेडिसिन वगैरह होती है वो हमारी बॉडी के अंदर आसानी से इजीली क्या हो जाती हैं, एसिमिलेट हो जाती हैं। चले नेक्स्ट है, हाउ मेनी लेयर्स आर एड्सॉर्ब्ड इन केमिकल एड्सॉर्प्शन। सो केमिकल एड्सॉर्प्शन बेटा यूनिमोलिकुलर होता है। यूनि का मतलब क्या हो गया, वन होता है, जबकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर आपकी मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बनती हैं। नेक्स्ट, इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन गैस मॉलिक्यूल्स आर बाउंड ऑन द सॉलिड सरफेस बाय केमिकल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस या वैन डर वाल्स फोर्सेस। सो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर बेटा जो भी गैस एड्सॉर्बेट है और एड्सॉर्बेंट है, दे हैव वीक फोर्सेस, दे हैव वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, वीक फिजिकल फोर्सेस होती हैं, ठीक है। सो वैन डर वाल्स फोर्सेस आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following statements regarding difference between adsorption and absorption is incorrect बताना है। पहला बोल रहा है adsorption is a surface where absorption is a bulk phenomena, ये तो सही है, ठीक है। Water vapors are absorbed by anhydrous calcium chloride but adsorbed by silica gel, ये मैंने आपको शुरुआत के क्वेश्चन में बता दिया था। सिलिका जेल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है बट एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है, एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इंडिविजुअली, दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। भाई ये गलत है, एब्जॉर्प्शन होता है, दोनों प्रोसेस साथ में हो सकते हैं। सो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आपकी कैसी हो गई, इनकरेक्ट हो गई। चलिए
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फिजीज ऑप्शन। फिजीज ऑप्शन में पहला बोल रहा है जो गैस आसानी से लिक्विफाई होगी दैट विल बी एब्सॉर्ब्ड इजीली, सो मोर इजीली लिक्विफाइबल गैसेस आर एब्सॉर्ब्ड रेडिली, सही है। और इजीली लिक्विफाइबल गैसेस कौन होती हैं बेटा, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। सो हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर मोर इजीली द गैस विल बी लिक्विफाइड, ठीक है। सेकेंड है अंडर हाई प्रेशर इट रिजल्ट्स इनटू मल्टीमोलिकुलर लेयर ऑन एड्सॉर्बेंट सरफेस, ये भी सही है। फिजिक्स ऑप्शन के केस में आपका मल्टीमोलिकुलर लेयर्स बनती जाती हैं। नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो एंड पॉजिटिव, लो तक तो सही था, पॉजिटिव में आते ही गलत हो गई स्टेटमेंट ना। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन फिजिक्स ऑप्शन हो चाहे केमिस ऑप्शन हो यार, वो नेगेटिव होता है क्योंकि एड्सॉर्प्शन कैसा प्रोसेस होता है, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो आपकी थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लास्ट भी पढ़ लेते हैं। इट अकर्स बिकॉज ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस, ये सही है। चलिए नेक्स्ट है मिल्क इज अ कोलॉइड इन विच अ लिक्विड इज डिस्पोज्ड इन अ लिक्विड, सॉलिड इज डिस्पोज्ड इन अ लिक्विड, अ गैस इज डिस्पोज्ड इन अ लिक्विड, शुगर इज डिस्पोज्ड इन अ लिक्विड। यार मिल्क किस में आता है, लिक्विड इज डिस्पोज्ड इन अ लिक्विड, यानी मिल्क कम्स इन द कोलॉइडल सिस्टम ऑफ इमल्शन, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगर आपको आंसर आता है, तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, पहला ही हमें सही मिल गया था। चलिए नेक्स्ट एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ अ लिक्विड इन अ गैस, यानी लिक्विड should be dispersed phase and the gas should be a dispersion medium. This type of colloid is your aerosol. कौन सा होता है, एरोसोल। एरोसोल भी दो तरह के होते हैं, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस। तो अगर हम मिल्क की बात करें तो नहीं बेटा, मिल्क आपका इमल्शन में आता है। फोम आपका आता है गैस डिस्पोज्ड इन अ लिक्विड, ये भी नहीं होगा। वेजिटेबल ऑयल तो कोई कोलॉइडल सिस्टम ही नहीं है। मिस्ट, हाँ मिस्ट में क्या होता है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिस्पोज्ड इन योर एयर, सो लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिस्पोज्ड इन एयर व्हिच इज गैस। चले small liquid droplets dispersed in another liquid is called gel, suspension, emulsion, true solution। इमल्शन हो जाएगा, स्मॉल लिक्विड ड्रॉपलेट्स, लिक्विड डिस्पोज्ड इन अनदर लिक्विड, ठीक है। चलिए जेल होता है बेटा लिक्विड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, सस्पेंशन तो अलग ही हो जाता है, ट्रू कोलॉइड सस्पेंशन, ठीक है, और ट्रू सोल्यूशन अलग ही होता है, जैसे नमक NaCl सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन। सस्पेंशन हो गया मडी वाटर, चॉक वाटर। चलिए नेक्स्ट है एसोसिएटेड कोलॉइड अमंग द फॉलोइंग इज, पहला बोल रहा है एंजाइम्स, सेकंड बोल रहा है प्रोटीन्स, थर्ड बोल रहा है सेल्यूलोज, फोर्थ बोल रहा है सोडियम स्टीयरेट। सो एसोसिएटेड कोलॉइड्स में बेसिकली बेटा आपके क्या आते हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। सो सोडियम स्टीयरेट जिसका फॉर्मूला होता है C17H35COONA, ये बेसिकली आपका क्या होता है, सोप होता है। So at a concentration above critical missile concentration, this will form your missile or associated colloid. Next, the formation of missiles takes place only above. So बेटा जो आपका मिसल का फॉर्मेशन या जो एसोसिएटेड कोलॉइड्स होते हैं ये कब बनते हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन पे दे बिहेव एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। But concentration above critical missile concentration and temperature above called as Kraft temperature, आपका किसका फॉर्मेशन होता है, मिसल का फॉर्मेशन होता है। Blood may be purified by dialysis, electroosmosis, coagulation, filtration. So blood आपका बेटा किससे प्योरीफाई होता है, डायलिसिस से होता है। डायलिसिस अगर बहुत स्लोली हो रहा है तो हम उसको स्पीड अप करने के लिए इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करिए पेप्टाइजेशन, याद करें
सो पेप्टाइजेशन इन्वॉल्व्स, पहला ऑप्शन बोल रहा है बेटा प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, ठीक है। सेकेंड बोल रहा है डिसइंटीग्रेशन ऑफ कोलॉइडल एग्रीगेट्स, इवेपोरेशन ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, इम्पैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स। सो अगर मैं पेप्टाइजेशन की बात करूं, so peptidization is basically the conversion of a freshly prepared precipitate into colloid। तो हम क्या करते हैं बेटा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को शेक कराते हैं इन दी सूटेबल डिस्पर्जन मीडियम एंड वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ताकि आपके कोलॉइड पर चार्ज आ सके, जो भी उसको सूटेबल आयन एब्जॉर्ब करना होता है फ्रॉम दी सॉल्यूशन, प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। प्रेसिपिटेट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, ये तो गलत है, ये तो कोगुलेशन होता है। इसका उल्टा, जब आप कोलॉइड को वापस पीपीटी में कन्वर्ट करते हो। डिसइंटीग्रेशन ऑफ कोलॉइडल एग्रीगेट्स, ये सही है। पेप्टाइजेशन में जो आपके कोलॉइडल एग्रीगेट्स, बड़े बड़े जो एग्रीगेट्स होते हैं, उनको हम छोटे छोटे कोलॉइडल रेंज के अंदर क्या करते हैं, लेकर आते हैं, यानी पार्टिकल जो है वो आपका कोलॉइडल रेंज में क्या हो सके, डिस्पर्स हो सके। इवेपोरेशन ऑफ डिस्पर्शन मीडियम गलत है। इम्पैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्शन मीडियम ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल, ये भी गलत है, ठीक है। सो कोलॉइडल एग्रीगेट्स को, बड़े बड़े जो एग्रीगेट्स हैं उनको डिसइंटीग्रेट करना, छोटे छोटे पार्टिकल में कोलॉइडल रेंज में डिस्पर्स कराना। चलिए नेक्स्ट है हार्डनिंग ऑफ लेदर इन टैनिंग इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन, ठीक है। सो दिस इज अगेन फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स, यूजेस ऑफ कोलॉइड्स। सो जो टैनिंग होता है लेदर इन मतलब टैनिंग इंडस्ट्री बेसिकली वो होती है जिसमें हम एनिमल स्किन, एनिमल हाइड्स को कन्वर्ट कर रहे होते हैं लेदर के अंदर। सो ये आपका बेसिकली जो लेदर बनता है वो कोलॉइडल होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, म्यूचुअल कोगुलेशन से कोगुलेट कराते हैं, और जो लेदर होता है वो क्या हो जाता है, आपका हार्डन हो जाता है। एक हम क्रोम टैनिंग भी यूज करते हैं, जिसमें आपका क्रोमियम के सॉल्ट्स वगैरह यूज होते हैं। और जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे रबर का प्लांट होता है, तो रबर बेसिकली हमें लेटेक्स से मिलती है। लेटेक्स जो होता है वो आपका कोलॉइडल होता है। तो जब आप उस लेटेक्स को प्रेसिपिटेट कराते हो, कोगुलेट कराते हो, तब आपको उसमें से रबर मिलता है। सेम चीज यहाँ पर है। तो ये हार्डनिंग ऑफ लेदर कब होता है, जब हम म्यूचुअल कोगुलेशन कराते हैं, यानी जो भी आपका लेदर का कोलॉइडल अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो आप नेगेटिवली डाल के कोलॉइड को प्रेसिपिटेट करोगे, लेदर हार्डन हो जाएगा, या उल्टा। नेक्स्ट एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। देखिए बेटा एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, जो डेल्टा जी होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अगर डेल्टा जी 0 के बराबर है तो अब हम इक्वेशन लगाते हैं, delta G is equal to delta H minus T delta S, which is Gibbs-Helmholtz equation. So अगर आपका delta G 0 है, delta H minus T delta S, इसको इधर ले जाओ तो delta H किसके बराबर हो जाएगा बेटा, T delta S के, at equilibrium. So यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन दिख गया होगा, delta H is equal to T delta S. चलो नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ फिजिसॉर्प्शन ऑफ अ गैस इंक्रीजेस विद, ऑप्शन पढ़ते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। सो बेटा अगर हम फिजिसॉर्प्शन की बात करें तो फिजिसॉर्प्शन में क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यानी जब एड्सॉर्बेंट पर एड्सॉर्ब हो रहा होता है तो प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, प्लस एक्सोथर्मिक है। मैंने अभी पीछे भी आपको रिवीजन में बताया था, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस से प्रोडक्ट साइड एनर्जी रिलीज हो रहा होता है, सो एज पर ली चैटेलियर प्रिंसिपल टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका एड्सॉर्प्शन जो होता है, फिजिसॉर्प्शन जो होता है वो डिक्रीज होता है, पीछे की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, डीसॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इट विल इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये गलत है। एक्सटेंट ऑफ फिजिसॉर्प्शन विल इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो उल्टा बढ़ेगा कब, जब आप टेम्परेचर को क्या करोगे, लोअर डाउन करोगे। डिक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, ये तो गलत है यार, एड्सॉर्बेंट का जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होता है। डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस, वो भी गलत है, जितना अच्छा वैन डर वाल्स फोर्स होगा
स्ट्रांगली होगा, फिजिसॉर्प्शन उतना ज्यादा अच्छे से होगा। चलिए नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एड्सॉर्बेट फ्रॉम सोल्यूशन फेज इंक्रीजेस विद, ठीक है। फ्रॉइनलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को अगर हम सोल्यूशन फेज में लगा दे तो बस कुछ नहीं होता बेटा, x by m इज इक्वल टू डायरेक्टली ये हो जाता है आपका, x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1 by n, k आ जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ log x by m, या यहाँ पे k ही लिख देते हैं, log k प्लस 1 by n log c, ठीक है। तो पहला बोल रहे हैं इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट इन सोल्यूशन, डिक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेट, इंक्रीज इन टेम्परेचर, गलत है, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे आप सोल्यूशन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एड्सॉर्प्शन घटना शुरू हो जाएगा, पार्टिकल दूर भागने लग जाएंगे। डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट इन सोल्यूशन, ये भी गलत है। सो सोल्यूशन के अंदर क्या, आप जितना एड्सॉर्बेट ज्यादा डालोगे, जितना ज्यादा अमाउंट होगा एड्सॉर्बेट का सोल्यूशन के अंदर, एड्सॉर्बेंट के अंदर, उतना ज्यादा आपका क्या होगा, एड्सॉर्प्शन होगा। सो इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट इन सोल्यूशन विल इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कब ज्यादा होगा, जब आपका एड्सॉर्बेट का अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। सो इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट विल इंक्रीज द एड्सॉर्प्शन इन सोल्यूशन। सरफेस एरिया अगर आप घटाओगे तो अगेन आपका डिक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी डिक्रीज होता है। चलिए नेक्स्ट है ब्रेडिक्स आर्क मेथड इन्वॉल्व्स, ब्रेडिक्स आर्क हमने पीछे भी करा था, उसमें क्या हो रहा था, पहला बोल रहा है डिस्पर्जन ऑफ मेटल, कंडेंसेशन ऑफ मेटल, डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन, नीदर डिस्पर्जन नॉर कंडेंसेशन। सो ब्रेडिक्स आर्क के अंदर बेटा दोनों चीजें होती हैं, पहले मेटल को वेपराइज कराते हैं, डिस्पोज कराते हैं, फिर कूल डाउन होता है, तो जो मेटल के छोटे छोटे पार्टिकल कोलॉइडल रेंज में आ जाते हैं वो वेपर से फिर कूल डाउन होकर कंडेंस होकर डिस्पर्स हो जाते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। नेक्स्ट है अलॉय इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अलॉय बेटा किसका एग्जाम्पल होता है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल, इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। सो अलॉय इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। जेल, सॉलिडिफाइड इमल्शन, सोल, ये इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये सारे के सारे कोलॉइड के टाइप होते हैं, कोलॉइड्स आर हेटेरोजीनियस मिक्सचर, बट अलॉय जो होता है वो आपका कैसा मिक्सचर होता है बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है हेयर क्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सो हेयर क्रीम आपकी किसके अंदर आती है, इट कम्स इन इमल्शन, ठीक है, ये इमल्शन के अंदर आती है। सो आपकी फेस क्रीम, हेयर क्रीम, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इमल्शन। इमल्शन में भी ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं बेटा, वाटर इन ऑयल टाइप, ठीक है। अगर आपका हेयर जेल बोलता तो वो जेल में आ जाता, जेली, जैम्स, जो फ्रूट जेलीज होती है, जैम हो गया, हेयर जेल्स हो गए, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ जेल, बट हेयर क्रीम बोल रहा है तो इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इमल्शन। नेक्स्ट है which one of the following is not a colloidal solution, smoke, ink, blood या air। स्मोक तो बेटा कोलॉइड ही होता है, एरोसोल में आता है, इंक भी आपकी कोलॉइड होती है, ब्लड भी कोलॉइड होता है, एयर नहीं होता क्योंकि एयर आपका क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। अगर हम प्योर एयर ले रहे हैं, पॉल्यूशन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, so it is a homogeneous mixture. Next है how non-polar and polar part in missile are arranged। तो अगर हम मिसल की बात करें तो बेसिकली क्या था, ये हमारा ऑयल या डर्ट या ग्रीस होता है, जो कैसा होता है बेटा, नॉन पोलर होता है। ये आपका पार्ट कैसा होता है, नॉन पोलर, ठीक है। जो आपके सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें दो पार्ट होता है, एक पोलर पार्ट होता है इस तरह से, ठीक है, ये आपका C17H35 वाला चेन हो जाता है, ये COO- अगर मैं सोडियम स्टीयरेट का स्टीयरेट आयन ले रही हूँ। ये जो टेल होती है ये नॉन पोलर टेल होती है, और ये आपकी कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक, पानी से दूर जाती है क्योंकि पानी पोलर होता है, और ये आपका पोलर हेड होता है,
ठीक है, ये आपका कैसा होता है, वाटर लविंग होता है, पानी भी पोलर, ये भी पोलर, कह रहा अरे दोस्ती हो गई हमारी। सो ये वाला पार्ट कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, सो अब जब आपके कपड़े में डर्ट वगैरह होती है, हम कपड़े को सोप सोल्यूशन के अंदर जब डिप करते हैं क्लीन करने के लिए, तो जो आपके सोप के पार्टिकल्स होते हैं, सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को डर्ट के अराउंड अरेंज कर लेते हैं स्फेरिकल क्लस्टर के अंदर, इस तरीके से कि जो बेटा नॉन पोलर वाली टेल होती है वो अपने आप को डर्ट से अटैच कर लेते हैं, क्योंकि ये भी नॉन पोलर, ये भी पार्ट कैसा होता है, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक। ठीक है, और जो आपका पोलर वाला ये हेड होता है, ये आपका किसकी तरफ होता है, इट इज टुवर्ड्स दी वाटर, ये वाटर फेसिंग होता है आपका। ठीक है, सो ये वाला पार्ट आपका नॉन पोलर, ये वाला पार्ट पोलर, यहाँ पे पानी होगा, ये वाटर की तरफ फेस करता हुआ होता है। बस अब सवाल देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या बोल रहा है। पोलर एट आउटर सरफेस एंड नॉन पोलर एट इनर सरफेस, पोलर एट इनर सरफेस एंड नॉन पोलर एट आउटर सरफेस, बोथ पोलर एंड नॉन पोलर एट इनर सरफेस, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सरफेस। तो अब आपको समझ ही आ गया होगा बेटा, जो पोलर पार्ट है दैट इज एट द आउटर सरफेस टुवर्ड्स द वाटर, और जो नॉन पोलर वाली टेल होती है ये इनवर्ड्स की तरफ पॉइंट कर रही होती है, इनर सरफेस की तरफ। सो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, पोलर एट आउटर सरफेस एंड नॉन पोलर एट द इनर सरफेस। फिर जब हम कपड़े को एजिटेट वगैरह करते हैं, सो आपका जो डर्ट होता है वो क्लोथ से रिमूव हो जाता है और आपका इमल्शन बन जाता है, क्योंकि जो डर्ट होती है वो आपकी वाटर के अंदर आ जाती है, तो ऑयल इन वाटर इमल्शन बन जाता है। इसके अलावा बहुत सारे मिसल्स बनते हैं, जो शीट होती है ये नेगेटिवली चार्ज, एक और नेगेटिवली चार्ज, एक और नेगेटिवली चार्ज, ये एक दूसरे के पास नहीं आना चाह रही होती हैं। सो जो शीट्स होती हैं आपस में अट्रैक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि सेम चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। सो दे ट्राई टू रिपेल ईच अदर। इसी के साथ बेटा इस चैप्टर की रिवीजन को खत्म करते हैं, काफी क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। ठीक है, स्टिल आई वुड सजेस्ट अगेन रीड थॉरोली द एनसीईआरटी ऑफ दिस चैप्टर, सॉल्व एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू, जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उनको एक बार सॉल्व कर लो, और जो भी आपकी रेफरेंस बुक हो उसको सॉल्व कर लो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू चैप्टर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।